हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं रिंकू सिंह स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का। सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो कुछ टेक्निकल रीजन है, तो ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन हम लोग लाइव नहीं आ पा रहे, आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियोस देखने पड़ रहे हैं। तो मैंने जैसा कि एक दिन और आप लोगों को कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्लास को लाइव ले रहे हैं या फिर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आप क्या नॉलेज गेन कर रहे हैं, बस यही मैटर करता है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यही महत्वपूर्ण है। तो आप बिल्कुल भी इस वजह से कि टीचर लाइव नहीं है किसी क्लास को ना देखो, तो ये बिल्कुल वैसी बात हो जाएगी कि बस आप सामने सोना रखा है सामने, और बस कोई आपको, क्योंकि उसमें जो है कोई आपको टॉर्च जला करके नहीं दिखा रहा है उस पे, या कोई सजा करके आपको हाथ में नहीं दे रहा है, तो आप उसको नहीं ले रहे हो। आप सोने की पहचान करो और कहो कि ये सोना है, और खुद ही आप उस सोने को ले लो। तो कोई भी जो नॉलेज होता है, जो अपॉर्चुनिटी होता है, उसके लिए क्या होता है कि आपको ये खुद अवेल करना चाहिए, खुद गेन करना चाहिए। आपको कोई ये कहे कि हाँ आओ इस क्लास को लेते हैं, या फिर जो लाइव क्लास में जो आप लोग चैट करते रहते हो, तो जब चैटिंग होगी, बात होगी, तभी आप क्लास लोगे, मतलब ये सब थोड़ी सी वैसी बात है। तो मतलब मैं ये चाहती हूं कि आप लोग जब तक क्लास लाइव नहीं हो जाती है, ठीक है, जब तक क्लास लाइव नहीं शुरू हो जाती है, आप सब लोग क्लास को बिल्कुल भी सीरियस लें और क्लास लेते रहें आप लोग, ठीक है, ये चाहती हूं मैं। एक सेकेंड। हाँ जी, तो आज का जो टॉपिक है हमारा आर्ट एंड कल्चर पेपर 1 में, और आर्ट एंड कल्चर को मैं आप लोग को ऑलरेडी मैं पूरा नितिन सिंघानिया के तहत आर्ट एंड कल्चर कवर करा चुकी हूं। बस आप ये समझ लो कि मैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी आंसर को कैसे लिखेंगे, बस मैं सिर्फ इतना ही आपको बता रही हूं। तो ये एक तरह से वो स्टूडेंट जिन्होंने मेरी पूरी की पूरी आर्ट एंड कल्चर की सीरीज, चाहे वो फाइन आर्ट की हो या नितिन सिंघानिया की हो, जिन्होंने ली है, ये उनके लिए रिवीजन है, और जिन्होंने नहीं ली है उनके लिए तो खैर और क्या चाहिए, फिर तो आपके मतलब दोनों हाथ में लड्डू है, आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी यहां से कर सकते हैं। हालांकि प्रीलिम्स के हिसाब से थोड़े से इसमें इस क्लास में आपको थोड़े से फैक्ट्स कम मिलेंगे, लेकिन आपको पूरा का पूरा ये आइडिया तो हो ही जाएगा, पूरी की पूरी जानकारी तो आपको हो ही जाएगी। तो आर्ट एंड कल्चर में ये हम लोगों का बस इस महीने में, क्योंकि जो 2020 वाले विद्यार्थी हैं उनके पास सिर्फ ये महीना है आपके पास। और जैसा कि पेपर 1 के लिए और पेपर 4 के लिए मैंने हाथ बीड़ा उठाया था, तो पेपर 4 में मैं लगभग बहुत सारा केस स्टडीज और सारी थियरीज मैं आपको करा चुकी हूँ, और कुछ स्पेशल क्लासेस में भी मैंने प्रैक्टिस कराई थी। और इसी तरह से पेपर 1 में मैं इंडियन सोसाइटी बिल्कुल कंप्लीट करा चुकी हूँ मैं आप लोगों का। और प्ले लिस्ट में आपको एक तो इंडियन सोसाइटी का ही होगा, और जीएस पेपर 1 के प्ले लिस्ट में जो बचा कोई भी ऐसा सेशन जो आपको ना मिल रहा हो, वो आप जीएस पेपर 1 के सेशन में देखेंगे, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। तो जीएस पेपर 1 के सेशन में खोजिए, और नहीं तो इंडियन सोसाइटी का अलग से प्ले लिस्ट है। तो मैंने पूरा का पूरा इंडियन सोसाइटी, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आर्ट एंड कल्चर करवा रही हूँ क्योंकि इसमें ज्यादा पार्ट बचा है। नेशनल मूवमेंट मैंने कंप्लीट करा दिया है, आपका मॉडर्न हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट मैंने कंप्लीट करा दिया है। एक आध सेशन और मैं लूंगी अभी, मैं उसमें जो ऐसा देख के कि क्या छूट गया है, तो ऐसे 1-2 सेशन में और ले लूंगी आप लोगों का। तो पूरा जो है आपका पेपर 1 का ज्योग्राफी छोड़कर, जो कि मतलब आपका एक तरह से वो हो जाता है आपका यूनिट 5, तो यूनिट 1 आर्ट एंड कल्चर, 2 आपका मॉडर्न हिस्ट्री, 3 नेशनल मूवमेंट हो जाता है, 4 आपका इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, और 5 इसी में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री हो जाता है, और एक
आपका जो है छठा हो जाता है आपका ज्योग्राफी। तो इस तरह से अगर ऐसे बांटो तो बाकी तो हिस्ट्री में ही फिर आपका सारा आ जाता है। तो ऐसे लोग पार्ट वाइज करते हैं कि सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, फिर नेशनल मूवमेंट में ही आपका इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछ दिया जाता है, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, और फिर आपका ज्योग्राफी हो जाता है। तो ये ज्योग्राफी छोड़कर ये जो 6 हैं ये मैंने पूरा का पूरा आप लोग का कवर कराया है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का मेरा एक अलग से भी प्लेलिस्ट है, और मैं इस सेशन में भी जीएस पेपर 1 के तहत भी मैंने बीच बीच में डिस्कशन किया है आपके साथ कई टॉपिक्स पे, ठीक है। तो आप जो लोग भी अभी जैसे अगर आपको लगता हो कि नहीं मुझे पहले से ही करना है, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं आप, जिसमें पूरा का पूरा आपका कंप्लीट है। क्या कंप्लीट है? आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। एक सेकेंड दीजिएगा। ठीक है, तो अनअकैडमी के बारे में मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी जहां पर आकर आपकी तैयारी कंप्लीट होती है, ठीक है, तो यहीं पर आकर आपकी तैयारी कंप्लीट होती है। तो आपका जैसे भी तैयारी करनी है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आपको जिस तरह से भी तैयारी करनी है, वर्किंग है तो, कॉलेज गोइंग है तो, और या फिर फुल फ्लेज्ड आप तैयारी में ही हैं तो हर तरह से आप तैयारी अनअकैडमी पर कर सकते हैं। अनअकैडमी सबके लिए अलग अलग तरह के कोर्सेज डिजाइन करके अनअकैडमी रखता है। तो यहाँ पर आपको ये सब मिल जाएगा। तो अनअकैडमी पर आइए, लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए आप, यहीं पर आपको कोर्स सेलेक्ट करना है और यहीं पर आपको सब्सक्रिप्शन भी लेना है, जहां पर टॉप के एडुकेटर्स और पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस आपका वेट कर रहा है। तो आप यहाँ पर जैसे ही आते हैं आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मैं अब तक भटक रहा था, मैं कहाँ था। आपको ऐसा फील होने लग जाएगा कि मैं अब तक भटक रहा था, मैं पहले क्यों नहीं आया। ऐसा आपको ऐसा महसूस होने लग जाएगा। और ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये सभी स्टूडेंट कहते हैं जो अनअकैडमी पर थोड़ा सोचते तो आने में थोड़ा देर कर देते हैं, वो स्टूडेंट कहते हैं। तो आपका 2 तरीका है यहाँ पर आने का, प्लस और आइकॉनिक। तो प्लस सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं आप, तो ये आपका हो जाता है 44,550 रुपये में आपका 1 ईयर का, 64,800 में आपका 2 साल का है, और 81,000 में आपका 3 साल का है 10% डिस्काउंट के बाद। तो मेरा कोड आप यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा तरीका आइकॉनिक का है। तो जितने भी वो स्टूडेंट जो किसी मेंटर, किसी कोच के अधीन रहकर किसी के प्रॉपर गाइडेंस में जो अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। क्योंकि इसमें आपको कोच मिल रहा है तो ये थोड़ा सा एक्सक्लूसिव है और एक्सपेंसिव भी। तो 62,550 रुपये में आपका 1 ईयर का है, और 96,300 में आपका 2 ईयर का है, और 1,26,900 में आपका 3 साल का है। तो 3 इयर्स वाला ये जो कोर्स है ये हमने उनके लिए स्टार्ट किया है, उनके लिए शुरू किया है जो 12th में है अभी, और 12th के बाद ही जो तैयारी करना चाहते हैं ये उनके लिए है। ठीक है, तो रिंकू लाइव मेरा कोड है, मेरा कोड यूज करते हैं तो मैं आपकी कोच बन सकती हूं अगर आप चाहो। नहीं भी चाहते हो, मेरा कोड यूज करते हो आप, और आपको लगता है कि नहीं मुझे कोच कोई और चाहिए, तो आप अनअकैडमी से रिक्वेस्ट कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो और कह सकते हो कि हाँ नहीं मुझे ये कोच चाहिए।
तो आपको ये भी फैसिलिटी है, ठीक है, अनअकैडमी पर। साथ में अनअकैडमी एक आपसे ऐप डाउनलोड करवाता है एडिशनल, मतलब ये जो एक अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करोगे उसके अलावा एक ऐप डाउनलोड करवाता है जिस पर डेली का आपका क्वेश्चन आंसर, करंट अफेयर, ये सब आपको अपडेट किया जाता है वहां पर, ठीक है। तो ये सब आपका फायदा है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का। अब आप सिर्फ ऑप्शनल के लिए भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो आपका जो है पबेड, PSIR, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, लॉ, मैनेजमेंट, मैथिली लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, कन्नड़ लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, ये आपके इतने, ये सब ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स हैं जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग हैं। इन्हीं में से कोई ना कोई आप लोगे तो सिर्फ ऑप्शनल के लिए भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो 24,750 रुपए में आपका पूरे 1 साल का है, 36,000 में आपका 2 साल का और 45,000 में आपका 3 साल का है। तो आप कम से कम 1 साल का जरूर लेना। सब पर EMI फैसिलिटी है, चाहे कोई भी कोर्स आप लेते हो आप EMI से पेमेंट कर सकते हो। तो EMI से पे करोगे तो ये आपका महीने का ये जो सब्सक्रिप्शन वाला, ऑप्शनल वाला जो सब्सक्रिप्शन है, ये आपका 2000, सिर्फ 2063 रुपया आपको 1 महीने का देना होगा। इसी तरह GS का आप लेते हो तो आपको जैसे यहाँ पर ये महीने का जो है आपका 1 साल का लेते हो तो आपका 3700 पड़ता है, 2 साल का 2700 और 3 साल का केवल 2250 रुपए पड़ता है। पर इसके लिए क्रेडिट कार्ड बनवाना होगा आपको। आपके ATM कार्ड, डेबिट कार्ड से नहीं होगा EMI, ठीक है। इसके लिए आप क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए और क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपका पेमेंट हो जाएगा। तो रिंकू लाइव मेरा कोड है, मेरे कोड के साथ आप आते हैं तो आपको कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलेगा, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है, कैसे याद करना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना है, ये पूरा का पूरा। और आपको एक पूरा का पूरा एक ग्रुप मिलेगा, आप ये समझ लो, एक पूरा का पूरा आपको एक ग्रुप मिलेगा, जिस ग्रुप में आपको बिल्कुल किसी ऑफलाइन की तरह, जैसे कि कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आपका ग्रुप बनता है, आप डिस्कशन करते हो, बातें करते हो, बिल्कुल उस तरह से मेरा एक ग्रुप है जिसमें स्टूडेंट आपस में डिस्कस करते हुए तैयारी करते हैं। तो आपको इसी तरह से एक ग्रुप मिलेगा। जैसे ही आप मेरे कोड के साथ आओगे मैं आपको उस ग्रुप में ऐड करूंगी जिसमें मैं भी स्टूडेंट्स को गाइड करती रहती हूँ, ठीक है। तो आप अनअकैडमी पर रिंकू लाइव कोड के साथ आप आते हैं तो आपको ये सब फायदे मिलेंगे। तो एक दिन मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था शैल चित्रकला के बारे में, प्रागैतिहासिक चित्रकला। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला मैंने इसलिए पढ़ाया था कि अभी कुछ दिनों से पूछा नहीं गया है और पूरी संभावना है प्रागैतिहासिक चित्रकला पर आपसे पूछा जाए, ठीक है। और क्योंकि गांधार कला, मथुरा कला पर पिछले साल आया है 2019-20 में, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार अगर पूछता है तो मंदिर स्थापत्य भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो मंदिर स्थापत्य क्योंकि मैं कई बार आप लोगों को पढ़ा चुकी हूं मैं आप लोगों को, और ये सिर्फ एक क्या है, ये ब्रशअप है, एक रिवीजन है और एक आपको पॉइंट ऑफ व्यू इस क्लास से मिलेगा कि मेंस में कैसे लिखोगे आप इसको। हर बार जब मैंने पढ़ाया तो जो जनरली जो मेरा नेचर होता था वो फैक्चुअल होता था, लेकिन इस क्लास से आपको ये पता चलेगा कि मुख्य परीक्षा में अगर आता है तो मुझे कैसे लिखना है। तो जैसा कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता है कि मंदिर वास्तुकला की मुख्यतः 3 शैलियां हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। तो आज हम लोग मुख्य रूप से नागर शैली पर बात करेंगे, फिर द्रविड़ शैली पर बात करेंगे और फिर बेसर शैली पर बात करेंगे और पूरे डिटेल के साथ। तो जो नागर शैली है, नागर शैली की उपशैली, कुछ उपशैलियां हैं इसमें, जैसे आपका खजुराहो पहले नंबर पर आता है,
तो खजुराहो शैली, ओडिशा शैली, पाल शैली, सोलंकी शैली, ये सब उप शैलियां हैं नागर शैली की। तो इस पे मैं आप लोगों को क्षेत्रवार पढ़ाऊंगी कि किस क्षेत्र में किस शैली का विकास हुआ, क्योंकि ये आपका फाइन आर्ट जो है, फाइन आर्ट में भी दिया हुआ है कि वो फाइन आर्ट में क्या होता है, उसने उस किताब में दिया गया है आपका कि किस क्षेत्र में किन राजाओं के द्वारा मंदिर बनवाए गए और उन मंदिरों को मुख्यतः किस शैली से जाना गया। ठीक है, तो इस तरह से मैं भी आप लोगों को बताऊंगी। और आप जानते हो कि अगर हम लोग नागर शैली की बात करते हैं तो नागर शैली में आपका कश्मीर से लेकर के, कश्मीर से आपका नागर शैली शुरू हो जाता है, कश्मीर से लेकर और आपका मध्य भारत तक पूरा नागर शैली है। तो कश्मीर से नीचे उतरते हुए आप मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश तक आ गए आप, और पूर्व में उड़ीसा और बंगाल भी आपका फिर नागर शैली में ही आ जाता है। तो मध्य भारत के बाद वो डेक्कन वाला जो पार्ट है, डेक्कन वाले पार्ट में जिस शैली का विकास हुआ उसे हम बेसर शैली कहते हैं। तो डेक्कन में बेसर शैली का विकास होता है और सुदूर दक्षिण में द्रविड़ शैली का विकास होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि नागर शैली की क्या विशेषताएं हैं। अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि आपको अभी जैसे बहुत हो सकता है इजी लग रहा हो, लेकिन अलग से क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन यहीं से आता है। हाँ, मैंने जो सिंपल लैंग्वेज में जैसे ऐसे मैंने आपको कह दिया नागर शैली की विशेषताएं, तो वो यूपीएससी कभी ऐसे प्रश्न आप देख रहे हैं कि कई सालों से ऐसे प्रश्न यूपीएससी नहीं पूछ रहा है। तो यूपीएससी आपसे जो पूछता है वो ये पूछता है कि जैसे कुछ ऐसा स्टेटमेंट देगा और फिर बोलेगा कि उसमें नागर शैली एक अभूतपूर्व शैली रही, या फिर आपको ये कहा जा सकता है कि कश्मीर से लेकर पूर्वी भारत और मध्य भारत तक, ठीक है, कश्मीर से लेकर पूरे उत्तर भारत को कह सकते हैं हम लोग। तो आपका जो है पहाड़ों में, उत्तर भारत में, मध्य भारत में और पूर्वी भारत में जिस शैली का विकास हुआ, पश्चिमी भारत में भी पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत और मध्य भारत, उत्तरी भारत, पहाड़ों में ये जिस शैली का विकास होता है उसको हम नागर शैली कहते हैं। इनमें क्या समानताएं रही और क्या विभिन्नताएं रही? तो समानताएं थी, इसीलिए उनको नागर शैली के तहत सबको रखा गया है, क्योंकि सब में समानताएं थी। लेकिन कुछ विभिन्नताएं रही, इसीलिए सबको अलग अलग शैली में भी बांटा गया है। तो वही हम लोग बात करेंगे अभी। ठीक है, तो ये देखो, ये आपका नागर शैली के मंदिर ऐसे ही बने। तो नागर शैली के जो मंदिरों में आप देखोगे तो ये जो यहां पर जितने भी नागर शैली के मंदिर बने, शुरुआती मंदिर की बात छोड़ देते हैं। शुरुआती मंदिर की बात कैसे, किन चरणों में विकास होता है वो देते हैं। पहले मैं आपको विशेषता बताती हूं, फिर मैं आपको बताती हूं। ये जो है ये आपका सीढ़ियां हैं, ठीक है, ये सीढ़ियां हैं। तो ये सीढ़ियों को जगती कहा गया, जगती, ठीक है, और पीठ भी कहा गया। तो जो चबूतरा था, ये जो सीढ़ियां इसको पीठ कहा गया, जिस चबूतरे पर ये बना उसको जो है जगती कहा गया। और हर नागर शैली के मंदिर में एक गर्भगृह है, ठीक है। ये जो सबसे ऊंचा जो शिखर देख रहे हो, ये गर्भगृह के ऊपर है। तो हर नागर शैली के मंदिर में एक गर्भगृह है, ठीक है।
गर्भगृह है और गर्भगृह के आगे एक मंडप है, गर्भगृह के आगे एक मंडप है और गर्भगृह के ऊपर एक शिखर और मंडपों के ऊपर भी शिखर बनाए गए हैं, मंडप के ऊपर भी शिखर। तो ये आपको कई शिखर दिख रहे हैं, जो कई शिखर दिख रहे हैं, इनको जैसे शिखर में शिखर उरुश्रृंग शिखर कहा गया। ठीक है, तो ये नागर शैली में कई बार एक ही आपको मिलेगा और कई बार शिखर में शिखर मिलेंगे और कई बार लगातार, जैसे कंदरिया महादेव का मंदिर है तो लगातार आपको 3 शिखर मिलेगा। तो 2 मतलब एक छोटा, फिर एक उससे बड़ा, फिर एक उससे सबसे ऊपर बड़ा। तो गर्भगृह के ऊपर सबसे लंबा वाला जो शिखर होता था वो गर्भगृह के ऊपर होता था और ये जो शिखर आप देख रहे हो ये मंडप के ऊपर होता था। शिखर के ऊपर एक ये जो गोल वाला ये जो आप ये भाग देख रहे हो, ये इसको आमलक कहा गया। एक ऐसा राउंड एक ऐसा बनाया गया, इसको आमलक कहा गया। ठीक है, और आमलक के ऊपर सबसे ऊपर रखा गया एक कलश रखा गया। तो ये मुख्य रूप से जो है नागर शैली के मंदिरों की विशेषता रही। अब मंदिर कब से बनने शुरू हुए? अगर आपको एक ये प्रश्न आता है कि मंदिर कब से बनने शुरू हुए, तो देखो, मंदिर जैसे एक ढांचा, जैसे एक ऐसा स्थान, मतलब अगर हम लोग ढांचा की बात करें, जैसे मंदिर जैसा ये वाला जो ढांचा देख रहे हो, इस तरह के गर्भगृह वाला जो ढांचा है ये तो हमें गुप्त काल से ही दिखता है, लेकिन हमें ऐसे कई स्थान हमें मिले हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि मौर्य काल और मौर्योत्तर काल, ठीक है, दोनों काल से हमें ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि लोग मूर्तियों को स्थापित करते थे और पूजा करते थे। तो एक जैसे ऐसे चबूतरा बनाया, उस पर एक मूर्ति स्थापित कर दी। जैसे विदिशा का गरुड़ स्तंभ है जो कि शुंग काल में बना था, वो भी इसी तरह से एक चबूतरे पर वो जो है स्तंभ को बनाया गया है जिसके ऊपर गरुड़ की मूर्ति है और वहीं पर विष्णु की भी मूर्ति है। तो ऐसे एक चबूतरे पर मूर्ति बनाकर और उसकी पूजा का हमें साक्ष्य मिलता है। तो जैसे मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि मौर्य काल में और मौर्योत्तर काल में जो आम लोग थे वो यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति बनाया करते थे। तो उस समय यक्ष यक्षिणी नाग नागी यानी नागिन, तो नागी कहा जाता है, नाग नागी इनकी मूर्तियां बनती थी और आम लोग इनकी मूर्तियों की पूजा करते थे। तो कई जगह ऐसे मनौती कुंड मिला है, ठीक है, मनौती कुंड टाइप का, ये मनौती कुंड जगह जगह से मिला है। तो ये मनौती कुंड क्या होता था, ये ऐसे मिट्टी का एक प्लेट होता था। मिट्टी के प्लेट में दो मातृदेवियों को या 2 देवता को बैठा दिया जाता था, जिनके आगे एक हवन का कुंड होता था, बना रहता था। लोग ऐसे पूजा करते थे, ठीक है। इसमें तो ऐसी कई मनौती कुंड भी मिले हैं। तो ऐसा नहीं है कि मंदिर बनाकर पूजा करने का जो चलन है वो गुप्त काल से शुरू हुआ, लेकिन हम ये कहेंगे कि मंदिर, जो आधुनिक मंदिर हम जो गर्भगृह के साथ देख रहे हैं, जो बाद में मंदिर वास्तुकला जब अपने चरम पर भी पहुंचा, तब भी चाहे दक्षिण के मंदिर हों या फिर उत्तर भारत के मंदिर हों, एक गर्भगृह का होना मंदिरों में एक अनिवार्य चीज थी। एक गर्भगृह जिसमें मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित की जाती थी और गर्भगृह के आगे एक मंडप। तो ये जो देख रहे हैं आप कि एक गर्भगृह और गर्भगृह के आगे एक मंडप, ये गुप्त काल से हमें देखने को मिल जाता है। तो जब भी आप लिखना शुरू करेंगे, ऐसा कोई भी प्रश्न आता है, तो आप कहेंगे कि एक विशेष स्थान पर मूर्ति स्थापित करके पूजा करने का जो चलन था, ये हमें मौर्य काल से ही आम लोगों में देखने को मिला, क्योंकि उस समय राजकीय कला ने जो ढांचा बनवाए वो बौद्ध धर्म के थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कोई मंदिर बनवाया, ऐसा कोई साक्ष्य हमें नहीं मिलता है। अशोक ने सभी जो भी बनाए वो बौद्ध ढांचा थे, यानी स्तूप बनवाए उसने, विहार बनवाए उसने,
पर पूजा करने का चलन आम लोगों में था। आम लोगों में की जो सहज समझ थी, उस सहज समझ के अंतर्गत आत्मा परमात्मा मुक्ति की बातें उन्हें कम समझ में आती थी, और किसी देवता के सामने, किसी मूर्ति के सामने नतमस्तक होकर अपनी इच्छाओं को कहना, ये लोगों के लिए साधारण सी बात थी, और लोगों को ये समझ में भी आता था, लोगों को ये अपील भी करता था। तो आम लोग इस तरह से पूजा करते आए थे। ठीक है, तो अब ये जो मंदिर निर्माण का सिलसिला जो गुप्त काल से शुरू हुआ, तो पहला चरण हमें गुप्त काल में मिलता है, और ये जो गुप्त काल से शुरू हुआ, तो इसमें हमें मुख्य रूप से क्या क्या मिला। ये कुल 5 चरण में इसका विकास होता है। गुप्त काल से जो शुरू होता है, गुप्त काल में ही हमें 3 से 4 चरण के मंदिर तो हमें गुप्त काल में ही दिख जाते हैं। 5वां चरण जाकर के बाद में शुरू होता है। तो ये कुल मिलाकर इस क्षेत्र में जो मंदिर बने उनको नागर शैली कहा गया। तो नागर शैली की विशेषताएं क्या क्या रही? तो सबसे पहले नंबर पर विशाल चबूतरा और सीढ़ियां। तो पूरा का पूरा मंदिर, संपूर्ण मंदिर किस पर बनाया जाता था? एक विशाल चबूतरे पर। जो प्रारंभिक मंदिर है उनका चबूतरा थोड़ा सा नीचा है, बाद में चबूतरा ऊंचा होता चला गया था, लेकिन चबूतरा था। तो नागर शैली में चबूतरे का होना, चबूतरा समझ रहे हो ना, जैसे ताजमहल आप लोगों ने देखा होगा, ताजमहल भी चबूतरे पर बनाया गया है। तो पहले विशाल इस तरह से ऐसे एक चबूतरा बना देना जिस पर आप जाने के लिए ऐसे सीढ़ियां बनी होती थी। गर्भगृह जो कि हिंदू मंदिरों का एक मुख्य अंग था। नागर शैली में भी गर्भगृह है, और गर्भगृह में मुख्य अधिष्ठाता की मूर्ति, और गर्भगृह के बाद बाहर द्वारपाल की जगह नदी देवियां, गंगा और यमुना का प्रतिमा। द्वारपाल की जगह पर गंगा और यमुना की प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता था गर्भगृह के बाहर। मंदिर परिसर में कोई जल का टैंक या जलाशय नहीं होता था, और 4 दीवारी भी नहीं होती थी। 4 दीवारी भी नागर शैली के मंदिरों में कोई भी 4 दीवारी नहीं है कि इस 4 दीवारी के अंदर, मान लो इस 4 दीवारी के अंदर एक मंदिर बना हुआ है, ऐसा नहीं होता था। कोई 4 दीवारी नहीं, ठीक है, कोई 4 दीवारी नहीं, और कोई जलाशय नहीं, ठीक है। द्वार मंडपों के निर्माण में, जो द्वार मंडप होते थे उसके निर्माण में स्तंभों का प्रयोग किया जाता था। गर्भगृह के बाहर जो एंट्रेंस बनता था, जो द्वार मंडप बनता था, वो उसको जो है स्तंभ के ऊपर टिकाया गया रहता था। तो ये एक विशेषता है इसकी। जो शिखर है, शिखर के आधार पर जो है नागर मंदिरों की कई उपश्रेणियां हैं, ठीक है। शिखर के आधार पर जो शिखर बने नागर मंदिरों में, तो उस पे जो 2 मुख्य है, रेखा प्रसाद और फमसाना। रेखा प्रसाद को लातीना भी कहते हैं। तो नागर मंदिर के जो शिखर बने तो शिखर 2 तरह के बने, रेखा प्रसाद या लातीना, और दूसरा फमसाना डिजाइन की। तो रेखा प्रसाद क्या है, रेखा प्रसाद लातीना क्या है? ये एक साधारण शिखर होता था जिसका आधार वर्गाकार होता है। आधार वर्गाकार होगा, दीवारें भीतर की ओर मुड़कर चोटी पर एक बिंदु पर मिलती थी, ठीक है। जैसे आधार वर्गाकार रहा तो ये जो है, मान लो कि ये वर्गाकार आधार है, और यहां से शुरू हुआ, और एक ही बार जाकर ये एक चोटी पर मिल गई, ठीक है, यहां पर मिल गई जहां पर ये आमलक बना है। तो इसको कहा गया रेखा प्रसाद इसको कहा गया, ठीक है। और जो फमसाना रहा, जो फमसाना की जो छतें होती थी, आप भी ड्रॉ कर देना अगर कभी शिखर के आधार पर आता है तो। जो फमसाना की छतें होती थी वो ऐसे भीतर की तरफ मुड़ गई ना यहाँ पर, तो वो भीतर की तरफ नहीं मुड़ती थी, बल्कि वो सीधे ऐसे ऊपर जाती थी, सीधे ऊपर की ओर होती हैं, ऐसे मुड़ी नहीं है। देखो कहाँ मुड़ी है,
ये मुड़ा नहीं है, ठीक है, वो सीधे ऊपर की ओर होती हैं। और ये फमसाना डिजाइन का प्रयोग भारतीय मंदिरों में मंडपों में किया गया, मुख्य शिखर में नहीं किया गया। जैसे देखो, ये आपको पता है ये पिक्चर कौन सा है? ये पिक्चर आपका अभी के राम मंदिर का है। ये पिक्चर आपका जो अभी राम मंदिर बनने जा रहा है। मुझे लगा कि इस पिक्चर में मैं ज्यादा बेहतर तरीके से आपको रेखा प्रसाद और फमसाना समझा पाऊंगी। तो देखो, ये रेखा प्रसाद है, इसको रेखा प्रसाद कहते थे। तो रेखा प्रसाद, ये देखो, ये चौकोर है, ये चौकोर है, ये आपका, ये जो देख पा रहे हैं आप, ये चौकोर है, ठीक है। ये अगर आप भूविन्यास देखोगे लैंडस्केप, तो ये चौकोर ही आएगा ना, जब इसका बेस चौकोर बन रहा है तो ये चौकोर ही आएगा। अब यहां से शिखर शुरू होता है और यहां पर जाकर ऐसे भीतर की तरफ ऐसे मुड़ जाता है और यहां पर ये बन गया। तो ये भीतर की तरफ, तो ये भीतर की तरफ, इसको रेखा प्रसाद, क्योंकि एक रेखा में जा गया और ऊपर जा करके ऐसे मिल गया। इसी को लातीना भी कहा गया, लातीना भी, इंग्लिश में लातीना कहते हैं। और ये देखो, ये मंडप है, ये मुख्य देवता यानी रामलला की मूर्ति इसी मंदिर में रखी जाएगी। तो नागर शैली की एक खास विशेषता है कि गर्भगृह के ऊपर वाला शिखर सबसे ऊंचा, जबकि वही आप जाओगे दक्षिण में, तो दक्षिण में गर्भगृह के ऊपर छोटा शिखर मिलेगा और जो गोपुरम बने, जो प्रवेश द्वार जिसको गोपुरम कहते हैं हम लोग, गोपुरम के शिखर ज्यादा ऊंचे बने। अब ये जो है आपका मंडप है, क्योंकि आप इसमें एंटर करोगे तो कभी एक एंट्री शायद यहां से भी दे दी गई है, तो एक यहां, आप सीधे गर्भगृह तक नहीं जाओगे, एक उधर से एंट्री होगी, तो ऐसे चलते हुए आओगे आप पूरा गर्भगृह तक, ऐसे चलते हुए आओगे, और या फिर यहां से जाकर फिर ऐसे चलते हुए आओगे। तो ये खंभों के आधार पर देखो, स्तंभों के आधार पर है, और इन्हीं को गर्भगृह के बाहर ऐसा जो भी स्ट्रक्चर था उसे मंडप कहा गया। तो अब इसका शिखर आप देखो, सीधा ऐसे मिल रहा है, देखो आप, यहां पर भी सीधा मिल रहा है। हालांकि इन लोगों ने थोड़ी सी कोशिश की है, ये जैसे सीढ़ीदार होते थे ना, सीढ़ीदार होते थे, जैसे ये साउथ का जो शिखर है, दक्षिण के मंदिरों का जो शिखर होता है वो सीढ़ीदार होता है, स्टेप बाय स्टेप। तो यहां पर इन लोगों ने क्या किया है कि नागर शैली की विशेषता को भी मेंटेन किया है और इसको इन लोगों ने सीढ़ीदार कर दिया है, ऐसे ऐसे कर दिया है, जो मैं यहां से नजदीक से देख पा रही हूं। पर मुझे बेसिकली ये आपको शिखर ये समझाना था और उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली इसी को फमसाना डिजाइन कहा गया, ठीक है। और ये जो होता था, इसको जो है कहा गया आपका रेखा प्रसाद या फिर लातीना। अब समझ में आ गया होगा। तो शिखर के आधार पर नागर शैली के मंदिरों को दो श्रेणी में बांटते हैं और एक शैली वल्लभी भी है, एक शैली वल्लभी भी है। ये नागर शैली की उप श्रेणी है वल्लभी, ठीक है। तो वल्लभी श्रेणी का जो है वर्गाकार मंदिर में मेहराबदार छत बनते हैं, मेहराबदार छत, ठीक है। और ऐसे भवनों को मतलब आमतौर पर वैगन वॉल्टेड बिल्डिंग कहते हैं, शक्टाकार भवन कहते हैं। तो शक्टाकार भवन देखो, इसको जैसे वैगनार कार है ना, सिंपल आप समझिए, वैगनार कार की छत देखा है आप लोगों ने, वैगन रूफ, इसको वैगन टॉप कहिए, वैगन रूफ कहिए। तो वैगन रूफ का मतलब ये होता है कि वैगनार कार देखोगे तो एकदम सपाट है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल ये सपाट है एकदम, यहां से ऐसे उठा है ऐसे और यहां पर एकदम सपाट हो गया है। ये भले ही ऊपर से ऐसे डिजाइन डाल दिया गया है पर यहां पर ऐसे आया है। तो ये तो आमलक वाला हो गया, जैसे आमलक की तरह जैसे आपने पीछे देखा, पर ये बिल्कुल ऐसे आ गया है ये। तो इसको वैगन रूफ कहा। ये जो है नागर शैली की ही उपशैली थी वल्लभी, तो इसको वल्लभी शैली कहा गया, ठीक है। तो ये मेहराबदार, इसके मेहराबदार छत हैं, ये देखिए आपका मतलब जो ये पूरा का पूरा ये जो है ना, ये आपका जो है ये आपका वो कर दिया,
यहाँ से भी जो किया है इन लोगों ने ऐसे किया है मेहराबदार, ठीक है। तो मेहराबदार छत, और ये जो है पूरा का पूरा जो है ये इसका जो शिखर होगा ये शक्टाकार है, ठीक है, ये वेगन बॉल्टेड है। तो ये वल्लभी है। तो नागर शैली में शिखर के आधार पर 3 डिजाइन, लातीना या रेखा प्रसाद, फमसाना और वल्लभी, 3 तरह के शिखर के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। और एक आप शैली है नागर शैली की पंचायतन शैली। पंचायतन शैली, तो पंचायतन शैली, तो ये जो आप देख पा रहे हो, ये देखो, ये बीच में ये खजुराहो का मंदिर है, बीच में ये मुख्य मंदिर, बीच में ये मुख्य मंदिर हो गया, ये सामने मंडप है, और इसके अलावा ये आपको दिख नहीं रहा है, इसके पीछे एक और मंदिर है। तो 2 और इसके पीछे एक और मंदिर है, 4 ये मंदिर हो गए और बीच का ये। तो क्या होता था कि जो है छोटे छोटे चारों कोनों पर जो 4 देवालय बनते थे और जो बीच में मुख्य मंदिर बनता था उसको कहा गया पंचायतन शैली। तो यही मतलब ये पूरा का पूरा ये चबूतरा हो गया आपका, जिसको बाद में इसको जगती कहा गया, ठीक है। जगती वेदी, यहाँ पर जैसे पीठ कहा गया, जिसके आधार पर मतलब पीठ पर ये बना हुआ है। और फिर इसी में आपका जो है बीच में मुख्य देवालय और चारों कोने पर 4 छोटे छोटे देवालय। तो ऐसा होता था कि या तो मुख्य देवता के ही अवतार को चारों छोटे मंदिरों में स्थापित कर दिया गया, या फिर दूसरे देवता को स्थापित कर दिया गया। तो ये निर्भर करता था कि लोगों ने क्या किया, जरूरी नहीं होता था, ठीक है। तो इसमें शिखर जो है रेखा प्रसार शैली पर बना है, और इससे ये स्पष्ट होता है कि ये मंदिर श्रेष्ठ नागर शैली का आरंभिक उदाहरण है। तो ये जो है खजुराहो का कंदरिया महादेव का ये मंदिर है, ठीक है। तो ये खजुराहो का उस पर स्टार लगा लेना, कंदरिया महादेव का मैंने हमेशा साइड व्यू देखा है। तो साइड व्यू देखा है तो एक लंबा सा आता है ये, और ये मेरे ख्याल से ये विश्वनाथ मंदिर भी हो सकता है। एक बार इस पिक्चर को ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब ये नागर शैली की विशेषताएं थी, अभी जो मैंने आपको बताया ये सभी नागर शैली की विशेषताएं हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि नागर शैली का कहां तक विस्तार रहा, और जो क्षेत्रीय विस्तार रहा, क्षेत्रीय विस्तार में क्या परिवर्तन आया नागर शैली का। तो इसमें हम लोग जैसे पश्चिमोत्तर भारतीय मंदिर शैली की बात करते हैं, पश्चिमोत्तर का, ठीक है। पश्चिमोत्तर भारत में किस तरह से मंदिर बने, कैसे मंदिर बने, ठीक है। तो इसमें आपका जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है भारत का, उसमें कौन कौन सा आ जाता है, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। और यहां पर जो मंदिर बने, तो ये समस्या फिर शुरू हो गया है। तो बलुआ पत्थर का इस्तेमाल होता था मुख्य रूप से यहां पर, और 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच जो मूर्तियां हैं वो धूसर स्लेटी और काले बेसाल्ट पत्थर से भी बनने लग गए, ठीक है। और फिर क्योंकि वहां पर संगमरमर की भी उपलब्धता थी मकराना क्षेत्र में, तो बाद में चिकने सफेद संगमरमर के भी मंदिर बनने लग गए। तो संगमरमर का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। तो इस क्षेत्र में सबसे ऐतिहासिक स्थलों में से एक गुजरात में शामला जी है। शामला जी की मंदिरों को आप देखेंगे, मंदिर को, तो उसमें आपको ये पूरा का जो मैं इनका तरीका शैली बता रही हूं वो आपको दिख जाएगा। तो यहां पर गुजरात और राजस्थान सहित ये उत्तर पश्चिम के जो ये थे, इसमें आपका सोलंकी शासकों के संरक्षण में यहां पर विकसित हुआ। मुख्य रूप
मुख्य रूप से आप समझ लो कि गुजरात में भी और राजस्थान में भी, ठीक है, इनके भारत के जो उत्तर पश्चिमी भाग है, यहाँ पर सोलंकी शासकों के संरक्षण में एक शैली का विकास हुआ और ये इसको सोलंकी शैली भी हम कहते हैं, ठीक है, इसको सोलंकी शैली के नाम से भी जानते हैं। तो अगर सिर्फ आपको सोलंकी शैली पूछा जाए तब भी आप बता देना, यही लिख देना, ठीक है। अगर पश्चिमोत्तर भारत की शैली पूछता है तब, और अगर सोलंकी शैली पूछता है तब। तो मंदिर की जो दीवारें थी, ये मंदिर की दीवारें नक्काशी रहित थी, मंदिर की दीवारों पर कोई नक्काशी नहीं खजुराहो की तरह। इस बार मैंने इस सेशन में मैंने खजुराहो को सम्मिलित नहीं किया है, तो खजुराहो को भी हम लोग शामिल इसमें कर सकते हैं। मैं आप लोग अगर खुद से कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं खजुराहो के भी आपको अलग से दे दूंगी। तो खजुराहो के मंदिरों में नक्काशी, मंदिर की दीवारों पर कहीं कोई जगह नहीं, पूरी तरह नक्काशी, लेकिन यहां पर मंदिर की दीवारों पर कोई नक्काशी नहीं है, ठीक है। और जो गर्भगृह होता था वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से मंडप से जुड़ा होता था, ठीक है, मंडप से जुड़ा होता था ये। और जो बरामदा होता था वो धनुषाकार द्वार होते थे, उसमें धनुषाकार द्वार, इनको तोरण कहा जाता था। तो यहां पर जो है बौद्ध कला का भी आपको प्रभाव दिखेगा यहां पर, ठीक है। और एक जो विशेषता इन मंदिरों को क्या रही कि मंदिर परिसर में एक बावड़ी है, मंदिर परिसर में एक बावड़ी है जिसे क्या कहा गया, सूर्य कुंड। तो नागर शैली के मंदिरों में जलाशय का नहीं होना एक आपने विशेषता पढ़ी, लेकिन जलाशय में जैसे दक्षिण के मंदिरों में जाओगे तो आपको वहां पर एक पोखर जरूर मिलेगा, पर यहां पर नागर शैली के मंदिरों में सब जगह हो ये जरूरी नहीं था। पर जो गुजराती शैली या सोलंकी शैली, राजस्थानी शैली में जो मंदिर बने, मंदिर परिषद में एक बावड़ी मिला। तो बावड़ी वहां पर देखो, वर्षा जल संचयन के लिए ये बावड़ी बनाए जाते थे। आज भी आपको दिल्ली में भी बहुत सारी बावड़ियां मिलेंगी, और राजस्थान के आप किलों को घूमने जाओगे तो वहां पर आपको बहुत सारी बावड़ियां मिलेंगी। तो ये जो बावड़ियां होती थी वो उस क्षेत्र की डिमांड थी, पर वहां की एक क्योंकि मंदिर के पास ये मिला है तो ये मंदिर की विशेषता बन गया है। तो यहाँ ये इन बावड़ियों को क्या कहा गया, सूर्य कुंड कहा गया इनको, ठीक है। और बावड़ी जो होते थे, बावड़ियों के सीढ़ियों पर छोटे छोटे मंदिर बने होते थे, और इन मंदिरों में लकड़ी की नक्काशी की गई। तो ये जो मंदिर बने वो कई पत्थर के बने। जो गुजराती शैली में सोलंकी शासकों के तहत जो मंदिर बने वो अलग अलग कई पत्थरों के बने, जैसे बलुआ पत्थर, काला बेसाल्ट पत्थर, जैसे आपका ये जो कोणार्क का सन टेम्पल है वो काला बेसाल्ट पत्थर से बना है, नरम संगमरमर से बना है। और अधिकांश मंदिर जो है पूर्वमुखी है, यानी ईस्ट फेसिंग है अधिकांश मंदिर। और मंदिरों को इस तरह से बनाया गया है कि आइनॉक्स के दौरान, यानी विषुओं के दौरान सूरज की किरणें सीधे मुख्य मंदिर पर पड़े। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मोढेरा का सूर्य मंदिर। मोढेरा का सूर्य मंदिर, इसमें बहुत उसका आप पिक्चर मैंने कई बार अपने सेशन में दिखाया है, यहाँ पर नहीं है, लगा देना चाहिए था मुझे। इसी तरह हमने जिस तरह से पश्चिमोत्तर भारत की शैली हमने बात की कि क्या विशेषता थी, किस शासक के द्वारा विकसित हुई, वैसे ही हम बात करते हैं अभी कि पूर्वी भारत में मंदिर विकास की शैली क्या रही, ठीक है। पूर्वी भारत की बात करें जिसमें मुख्य रूप से आपका बंगाल और उड़ीसा आएगा, बंगाल और उड़ीसा। तो पूर्वी भारत में जो है पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र, बंगाल, उड़ीसा, असम। तो बंगाल और उड़ीसा और इसके अलावा असम भी, जो तेजपुर के पास जो डाक पर्वतिया है असम में, वो एक पुराना 6वीं शताब्दी का बना एक मतलब मंदिर का दरवाजे का ढांचा मिला है इसमें। और यहाँ पर जो मंदिर का वो है ढांचा, वो लगभग गुप्त काल से मिलता हुआ है। तो ऐसा लगता है कि गुप्तकालीन शैली का आगमन यहाँ पर हो गया था।
ऊपरी उत्तरी बर्मा से जब असम में टाई लोग आए, ठीक है, टाई लोगों का जब आगमन हुआ असम में, तो उनकी शैली बंगाल की प्रमुख पाल शैली से मिल गई। तो एक मिश्रित शैली का विकास हुआ और इस मिश्रित शैली को हमने आगे जाकर क्या कहा, अहोम शैली। ठीक है, अहोम शैली, तो इसे अहोम शैली भी कहते हैं। तो ये असम के जो ब्रह्मपुत्र वैली में जब ये लोग जो है बर्मा से आकर के ये लोग बसते हैं, तो ये लोग जो है इनको फिर ये इनकी शैली में जो मंदिर बने, जिस तरीके से इन्होंने बनाए पाल शैली में मिक्स होकर के, उनको अहोम शैली भी कहा जाने लग गया था। तो इस तरह से पूर्वी भारत में गुप्तकालीन शैली का भी हमें दिखता है, कई जगह से साक्ष्य मिलता है और कई जगह से जो है हम लोगों को पाल शैली, सेन शैली तो है ही और हमें अहोम शैली भी वहां पर मिलता है। तो 9वीं से 12वीं शताब्दियों के बीच जो मंदिर बनी, जो प्रतिमाएं बनी, उनको पाल शैली कहा गया, 9वीं से 12वीं शताब्दियों के बीच। ठीक है, और 11वीं शताब्दी के मध्य भाग से 13वीं शताब्दी के मध्य भाग तक जो बना उसको हम सेन शैली कहते हैं, क्योंकि उस समय सेन वंश का शासन था। तो अभी जैसे यहाँ पर ये जो बराकड़ मंदिर है, ठीक है, बराकड़ नगर, ये बराकड़ है, ये वर्धमान जिले में है ये, और ये सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है। तो ये किस लिए फेमस है, तो अपने मोड़दार शिखर की वजह से। ये देख रहे हो आप, ये जो शिखर है इसमें ये जो है ऐसे ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे बना हुआ है ये, और यहां पर ऐसे बनते हुए ये यहां पर आया है। तो इसको सभी कोड़ों पर ऐसे ही है, सब पर ऐसी है, ठीक है। तो इसको मोड़दार कहा गया। और ये जो है रेखा प्रसाद की तरह ही है, लेकिन रेखा प्रसाद से भी ज्यादा इसको ऐसे दिया गया है, एंगल दिया गया है। ये यहां पर भी ऐसे ही दिया गया है, यहां पर भी, ठीक है, यहां पर भी ऐसे ही दिया है, थोड़ा डिजाइन डिफरेंट है। तो चारों कोणों पर इस तरह से बना करके कई कोण, ऐसे इसमें कई कोण है, उधर भी इस तरह से कोण है 2। तो इस तरह से ये आपका इसको मोड़दार पर्वत, मोड़दार शिखर कहा गया। और इसकी एक और विशेषता ये थी कि बहुत बड़ा आमलक था। आप देख रहे हैं, पहले जो आमलक आपने देखा एकदम ऐसे छोटा था, इसमें आप लिखेंगे ऐसे कि बहुत बड़ा आमलक बढ़ गया था यहां पर। तो ये बराकड़ नगर का जो है सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है, जो बंगाल में बना। फिर इसी में 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच कई बने हुए भवन हमें पुरुलिया जिले के तेलकुपी स्थान पर मिलते हैं, तेलकुपी स्थान पर। और इसमें जो है मतलब जो इनकी शैली को जब हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि जिन कलाकारों ने इन मंदिरों को बनाया है वो सभी नागर शैलियों से परिचित थे। नागर शैली की जितनी उपशैलियां थी, चाहे खजुराहो शैली की बात करो, पाल शैली की बात करो, सोलंकी शैली की बात करो, सभी से परिचित थे, क्योंकि उसमें सबका रिफ्लेक्शन मिलता है। तो पुरुलिया जिले में आज भी कई सारे मंदिर विद्यमान हैं। इसके अलावा कुछ स्थानीय परंपराएं भी थी, कुछ स्थानीय परंपराओं के अनुसार भी मंदिर बने। जैसे वो जो आपने मंदिर देखा वो तो बड़े बड़े लोगों ने बनाया, जो छोटे लोगों ने मंदिर बनाया, आम लोगों ने जो मंदिर बनाया वो पहले इस तरह से बनाया उन्होंने, ऐसी वो झोपड़ी बना देते थे। ये देख रहे हो ना, ये झोपड़ी, इसको जो है इसको 2 चाला चौचाला कहा गया। जैसे ये 2 चाला है और ये चौचाला है, ये चौचाला है, ये ऐसे है फिर ऐसे है, उधर साइड भी सेम ऐसी हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये जो है ये बिल्कुल ऐसे है बस। तो ये 2 चाला, तो 2 चाला और चौचाला इसको कहा गया। वहां के आम लोगों ने इसको शुरू किया था, इसको आपने क्लास 7th में भी पढ़ा है। तो आम लोगों ने इस तरह के झोपड़ी जैसे मंदिर अपने लिए पूजा करने के लिए बनाए। बाद में ये छत लोगों को इतनी पसंद आई कि फिर ये जो देख रहे हो ये आपका जो है ये श्याम राय टेम्पल है, ठीक है, श्याम राय
बांकुरा में श्याम राय का टेम्पल है, ये पकी हुई ईंटों का बना हुआ है, यानी इसको टेराकोटा का मंदिर कहते हैं। मतलब पत्थर, सब सिर्फ ईंटें नहीं लगी हुई है, जो मतलब पत्थर भी लगाए उसको पका करके ईंटें जैसे मिट्टी को पका करके इसकी दीवारों को बनाया गया। तो जो पकी हुई मिट्टी होती है, पत्थर नहीं, पकी हुई जो मिट्टी होती है उसको हम कहते हैं टेराकोटा। तो ये टेराकोटा का ये मंदिर है और इसको बांकुरा में जो है इसको बनवाया था। तो ये जो है ये सेनों के समय का माना जाता है। तो यहां पर इस तरह के भी मंदिर बने। तो ये 2 चाला चौचाला ये जो झोपड़ियां आप देख रहे हो ना, ये उसका ही एक तरह से ये रेप्लिका था, उसी से कॉपी किया गया था। तो ये पूरा जो है मैंने आपको क्या बताया, इसको बांग्ला छत भी कहते हैं। संपूर्ण उत्तर भारत में इसे बांग्ला छत कहते हैं। इस तरह का जब भी कुछ बनता है उत्तर भारत में, कोई लोग अपना घर भी बनवाते हैं तो इसको बांग्ला छत कहा जाता है। तो ये पूर्वी भारत का जो है ये था। इसी पूर्वी भारत में ही एक शक्ति ही मैंने आपको बताया, बंगाल, उड़ीसा, असम, ये इसमें आ जाता है। बिहार में ऐसे कोई बड़ा मंदिर मिले नहीं हैं, जो मिले हैं वो बौद्ध मंदिर हम लोगों को ज़्यादा मिले हैं, तो इसलिए मैं बिहार नहीं कह रही हूँ, नहीं तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा तो हमेशा साथ में ही चला। पर उड़ीसा यहाँ इन जगहों पर मंदिर बने। तो उड़ीसा शैली एक अलग ही शैली थी, जबकि वो भी एक उपशैली है नागर शैली की, पर थोड़ी भिन्न थी, वो थोड़ी अलग रही। उड़ीसा की शैली थोड़ा अलग रहा। तो इसी पर आपका हो सकता है इस तरह से आपका क्वेश्चन बन जाए कि ये मतलब नागर शैली की उपशैली होते हुए भी उड़ीसा शैली किस तरह से भिन्न कही जाएगी। तो इसमें जैसे देखो ये कब विकसित हुआ, थोड़ा आप इस तरह से इंट्रो देते हुए लिखेंगे कि कलिंग साम्राज्य के विभिन्न भागों में मंदिर वास्तुकला की एक अलग ही शैली विकसित हुई, ठीक है। और उसी को ओडिशा शैली हम कहते हैं, उसी को, जो कि मतलब पूरा का पूरा आपका जो है पुरी, कोणार्क, इन सब जगहों पर हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें जो इसकी जो मुख्य विशेषता रही, तो ये जो आप देख रहे हो ये जगन्नाथ टेम्पल है, पुरी का जगन्नाथ टेम्पल है ये। तो बाहरी दीवारों पर बारीक नक्काशी की जाती थी, जो मंदिर की बाहरी दीवारें होती थी उस पर बारीक नक्काशी की जाती थी, ठीक है। लेकिन भीतरी दीवारों को बिल्कुल सादा छोड़ दिया जाता था, नक्काशी नहीं किया जाता था। और आप देख पा रहे हैं कि इसका जो शिखर है, काफी कुछ जो बराकट का मंदिर देखा आपने, और इसके शिखर में काफी समानता है। और आमलक थोड़ा इसका डिफरेंट है, पर आमलक बड़ा हो गया है, इसमें भी आमलक आप बड़ा देख रहे हैं। तो जो पोर्च होता था उसमें खंभों का उपयोग नहीं किया जाता था, यानी जो मंडप जैसा जो पोर्च होता था उसमें खंभों का उपयोग नहीं किया गया, बल्कि लोहे के गार्डर से सहारा। ये तो समस्या जा ही नहीं रही है, अभी वायर सब चेंज कर दिया और फिर से ये दिक्कत हो गई है। तो आपने देखा कि जो मंडप बनते थे, मंडप स्तंभों के सहारे बनते थे, पर यहां पर मंडप में खंबे नहीं बने, स्तंभ नहीं बने, लोहे के गार्डर से बना दिया गया। यहां पर आपको जैसे यह एक पिक्चर, ये देखो यहां पर ये वाले, ये जो देख रहे हो, तो यहां पर स्तंभ नहीं है, यहां पर एक इससे जुड़ा हुआ एक लोहे का गार्डर बना दिया गया है और उसी से, ठीक है। तो वही बात कर रहा है ये कि लोहे के गार्डर से सहारा दिया जाता था, स्तंभ नहीं है, मंडप में स्तंभ नहीं है, पोर्च में। और इसमें जो है जो शिखर था, ठीक है, जो शिखर है उसके जैसे उसमें मतलब उनको 3 उसमें रेखापीठ, ढाड केव और खाकर, ये तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है,
3 वर्गों में। और इसमें रेखापीठ, ढाढ़केव और खाकरा, ये तीनों स्टाइल में भुवनेश्वर का त्रिभुवनेश्वर मंदिर, पुरी और कोणार्क के इलाके वाले मंदिर, इन सब को मतलब कहा गया, इन सब को जो है इसी की उपशैली ही ओडिशा के मंदिरों की शैली रही, जो मतलब इनको कहा गया। तो इसमें जैसे देखो यहां पर जो ये शिखर था इसको देउल कहते थे, ठीक है। ये जो शिखर है पूरे के पूरे शिखर को जो कि ऊपर जाकर ये भी ऐसे मुड़ रहा है, तो ये इसकी क्या खासियत रही कि जो रेखा प्रसाद वाले जो मंदिर बने तो वो ऐसे ऐसे जाते थे, ठीक है, ऐसे ऐसे जाकर और फिर ऐसे 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 भीतर की तरफ ऐसे मुड़ते थे। और ये एकदम स्ट्रेट गया है, बिल्कुल मतलब यहां तक एकदम स्ट्रेट गया है, यहां तक और फिर जाकर अचानक यहां पर मुड़ गया है। तो इसीलिए इसको जो है रेखा देउल कहा गया। क्या कहा गया? देउल, इसको देउल कहा गया। और यहां पर जो है मतलब एक ये जो देख रहे हो ये उभरा हुआ जगह है, ये उभरा है और एक दबा हुआ है। तो जो दबा हुआ है उसको जैसे राह पगा कहा गया, जो उभरा हुआ है मतलब एक प्लेन सा है, ये जैसे प्लेन जैसा है ये, तो इसको राह पगा कहा गया। और यहाँ पर जो उभरा हुआ जगह है उसको, उभरे हुए जगह को भूमि कही गई, और इसी में जो दबा हुआ जगह है ऐसे ऐसे जो बना हुआ है, तो ये जो आप लाइन देख रहे हो ये थोड़ा सा दबा हुआ है, और ये जो है ये उठा हुआ है। तो जो उठा हुआ है उसको भूमि कहा गया, और जो दबा हुआ है उसको आमला कहा गया। तो ये पूरा का पूरा जो है इसको मिला करके ये जो था ये इसके ऊपर ये बनाइए, जिसके ऊपर ये शुरू होता है, तो इसको जांघा कहा गया, ठीक है। और ये बरांडा है, बरांडा, और ये नीचे का जांघा है, जैसे वहां पर आप चबूतरे के ऊपर जिसको आप वो कहते थे, तो ये इसके ऊपर ये बना, ठीक है। तो ये और इसके बाद आप आगे जब ये आते हैं, ये तो गर्भगृह है, गर्भगृह के ऊपर सबसे बड़ा वो, और यहां जब इसके आप आगे आते हो तो इसको स्तंभ नहीं बनाया गया, इसको सिंपल लोहे के गार्डर से बनाया गया। और यहां पर इसको जो है जगमोहन कहा गया, इसको पीढ़ा जगमोहन कहा गया, क्योंकि ये जो है ये भी सीढ़ीदार है, मतलब आप ये समझ लो कि एक वो बनाया गया है, एक स्टेप बनाया गया है, सबसे ये बड़ा स्टेप है, फिर इससे ये छोटा स्टेप है, फिर इससे ये छोटा है, तो इस तरह से इसको जो है स्टेप वाइज बनाया गया, इसको सीढ़ीदार बनाया गया। तो देवालयों से पहले जो मंडप होते उसमें इसको जगमोहन कहा गया। और उड़ीसा के मंदिरों में 4 दीवारी होती है, जो नागर शैली के मंदिरों में 4 दीवारी आपने देखा कि नहीं होता था, उड़ीसा शैली के मंदिरों में 4 दीवारी होती थी। तो इसमें आप जैसे ये जो देख रहे हो आप, इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, वो रेखापीठ था, ये जो मंदिर देखा आपने ये रेखापीठ है, तो वहां पुरी का मंदिर इसी तरह से बना हुआ है। और ये जो आप देख रहे हो ये जैसे आपका इसका शिखर अलग है, ये शिखर अलग है, ये जो है ये मैं आपको सन टेम्पल है, ये कोणार्क का सन टेम्पल है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका शिखर दूसरे तरीके से बनाया गया है। तो ये ढाढ़केव और खाकरा, ठीक है। तो इस तरह से ये अलग अलग मतलब 3 तरह के शिखर, रेखा देउल, ढाढ़केव और खाकरा, 3 तरह के शिखर मिलते हैं आपको। उसको जगमोहन कहा गया, मंडप को जगमोहन कहा गया, जिसमें स्तंभ नहीं होते थे। शिखर जो है एकदम तेजी सीधी रेखा में जाते थे और तेजी से ऊपर जाकर मुड़ते थे, इसलिए उनको रेखा देउल कहा गया। बड़ा आमलक, ठीक है। और जो शिखर होते थे, शिखर को भी सिंपल ऐसे शिखर के जो वो होते थे दीवारें हैं, भाई शिखर की भी तो दीवारें हैं ना, तो आपने क्या देखा कि जो शिखर की दीवारें हैं वो भी प्लेन नहीं है, या उस पर मूर्तियां नहीं बनाई गई हैं, बल्कि उसके ऊपर इस तरह से डिजाइनिंग की गई है। तो ये इसका डिफरेंस था। अब बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में जो मंदिर शैली विकसित हुई, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो
मंदिर शैली जिसका विकास हुआ हिंदू परंपराओं में, वहां पर पहाड़ों में क्या रहा, पहाड़ों में किस शैली का विकास हुआ। तो पहाड़ी क्षेत्रों में विकसित जो मंदिर शैली रही उस पर बौद्ध प्रभाव देखा गया, हिंदू मंदिरों पर बौद्ध प्रभाव देखा गया। तो ये एक तरह से जो हिंदू मंदिर थे और जो बौद्ध विहार स्तूप थे, ये इनका एक तरह से मिश्रण आप देखेंगे पहाड़ों में। तो आपको इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें पहाड़ों में कौन सब आ जाएगा, कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल, कश्मीर, ये सब, ये पूरा का पूरा एरिया। तो जैसे अभी आज की डेट में आपके पहाड़ी कौन कौन से राज्य हैं, तो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है और कश्मीर है, लद्दाख है। तो लद्दाख में तो सिर्फ बौद्ध, हमें मंदिर का नहीं मिलता, सिर्फ बौद्ध वो मिलते हैं, बौद्ध धर्म का वहां पर प्रसार ज्यादा रहा। तो ये पूरा का पूरा ये तीनों के तीनों राज्य आपके आ गए इसमें। अब इसमें अलग अलग क्षेत्र है, जैसे कुमाऊं है, गढ़वाल है, हिमाचल, ये जो है ये ऐसे वहां के लोग ऐसे क्षेत्रीय स्तर पर इसको जानते हैं। तो ये जो क्षेत्र थे, यहाँ पर जो ब्राह्मण पंडित थे, जो बौद्ध भिक्षुक थे, वो घूमते रहते थे। ठीक है, जो बौद्ध भिक्षुक थे वो कश्मीर, गढ़वाल, कुमाऊं और मैदानी क्षेत्र के धार्मिक केंद्रों में जाते थे, जैसे कि बनारस, नालंदा, दक्षिण में कांचीपुरम तक के केंद्रों के बीच ये यात्रा करते रहते थे। पंडित भी करते थे और बौद्ध भिक्षुक भी करते थे, क्योंकि बौद्ध केंद्र भी थे इधर। बौद्ध केंद्र कांचीपुरम में नहीं था, पर पंडित कांचीपुरम में जाते थे, और जो बौद्ध भिक्षुक थे वो बनारस तक आते थे, बनारस नालंदा तक जाते थे, बौद्ध गया तक जाते थे। तो इस तरह से ये बौद्ध और हिंदू परंपराएं आपस में मिलने लग गई। क्योंकि दोनों तरह के लोग एक जगह से दूसरी जगह पे आ रहे, जा रहे और वहां की कुछ कलाओं को भी सीख रहे हैं। तो ये जो बौद्ध और हिंदू परंपराएं हैं ये पहाड़ी क्षेत्रों में फिर फैल गई। ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में नागर शैली की तरह एक तो मुख्य गर्भगृह रहा, शिखर भी रेखा प्रसार शैली में बने। ठीक है, लेकिन मंडप जो है, मंडप कास्ट वास्तुकला के रूप में था। जैसे क्योंकि पहाड़ों में बर्फ जमता है ना, स्नोफॉल होता है पहाड़ों में, तो पहाड़ों में क्योंकि स्नोफॉल होता है तो आप वो लकड़ी के भवन भी बनते हैं, तो मंदिर जैसी चीजें भी, मतलब जो पब्लिक प्लेसेस थे वो भी कास्ट के ही बने। क्यों कास्ट के बने? क्योंकि वो धूप जैसी निकलता है तो वो तेजी से गर्म होकर बर्फ को मेल्ट कर देता है। तो दीवारें लकड़ी की बनती थी और जनरली छत वहां पर देखोगे तो लोहे का ये जो होता है शीट जो होती है, आजकल लोग डलवाते थे, पहले लोग लोहे की जगह लकड़ी का ही बना देते थे। भूकंप भी थोड़ा सा ज्यादा आता है तो भूकंप से भी रक्षा होती थी लोगों की। तो इस तरह से मतलब आप समझ लो कि वो उधर कास्ट वास्तुकला, क्योंकि लकड़ी के ही भवन बन रहे हैं, लकड़ी के ही मंदिर वगैरह बन रहे हैं, तो कास्ट वास्तुकला विख्यात हुई। और ये विशेष तौर पर कश्मीर में इसका ज्यादा विकास हुआ। ठीक है, तो कश्मीर के कारकोट वंश और उत्पल वंश का जो काल रहा वो वास्तुकला की दृष्टि से काफी उल्लेखनीय रहा। तो मार्तंड सूर्य मंदिर जो कि अनंतनाग में है, वो 8वीं सदी में कारकोट राजवंश के शासक ललितादित्य मुक्तिपदा इनको ललितादित्य मुक्तिपीड, कोई ललितादित्य मुक्तिपीड कहता है, कोई मुक्तिपदा कहता है। तो ललितादित्य मुक्तिपदा के तत्वावधान में इसको बनाया गया था। ठीक है, स्मारकों पर जो है गांधार, चीनी और गुप्त तीनों प्रभाव है, यानी गांधार कला का विकास उधर ही हुआ था, तो गांधार का भी प्रभाव है। पैगोडा की तरह जो छत बने वो पैगोडा जैसा ऐसे दिखते हैं। ठीक है, तो जो पैगोडा की तरह जैसे बनता है ना, पैगोडा मैं ऐसे यूं ऐसे बनता है पैगोडा। ठीक है,
तो पैगोडा की तरह, ऐसे पैगोडा की तरह से बनते हैं। तो ये पैगोडा आपको चीन में खूब दिखता है, तो इसको हम चीनी प्रभाव कहते हैं। और गुप्त मंदिर शैली जो रही, गर्भगृह और स्तंभों वाला मंडप, चबूतरा, जगती, ये प्रभाव भी दिखता है। ठीक है, जो परिसर होता था वो खंभों से घिरे एक प्रांगण के रूप में है मार्तंड सूर्य मंदिर का। और मुख्य मंदिर का जो शिखर है वो पिरामिडीय आकार का है, पिरामिडीय आकार में है। तो इसमें जो है विष्णु, देवी गंगा, यमुना, सूर्य देव की नक्काशी की गई है। तो गंगा यमुना को यहाँ पर भी द्वारपालों की तरह बैठाया गया। ये गुप्त कला का प्रभाव है ये। तो इसको देखो, ये जो है ये इसको पैगोडा कहते हैं। ये जो है ऐसे पैगोडाज बनते हैं आपको। तो ये मार्तंड का जो है सूर्य मंदिर का ये अभी एक्चुअल ये ध्वंसावशेष बन के ये ऐसा बन गया है। लेकिन जब ये बना होगा तो ये ऐसा होगा जो आप पिक्चर देख रहे हो। तो वो कलात्मक अभिव्यक्ति है। इसी तरह अवंतीपुर में भगवान विष्णु को समर्पित अवंती स्वामी मंदिर है। ठीक है, इसको अवंती वर्मन ने बनवाया था उत्पल वंश के। और ये भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को। और ये 9वीं शताब्दी में अवंती वर्मन ने इसको कराया था। आज भी कश्मीर में एक जगह है अवंतीपुरा। बेसिकली उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी अवंतीपुर अपने नाम पर। अवंती वर्मन ने अपनी राजधानी बनाई अवंतीपुर। तो ये अवंतीपुर को ही अब अवंतीपोरा लोग कहते हैं। तो यहाँ पर अवंती स्वामी का मंदिर है। जैसे राजा लोग अपने नाम पर रखते थे ना मंदिरों का नाम, तो इसी तरह से पंडेरनाथ का मंदिर है। ये भी कारकोट वंश के समय में बना था। ये पंडेरनाथ का मंदिर जलाशय के बीच में बना हुआ मंदिर है। ठीक है, जलाशय के बीच में एक बेदी बना है और उस बेदी पर ये बना है ये मंदिर, देख पा रहे हो आप पिक्चर में। तो ये जो है ये शिव को समर्पित मंदिर है। और इसमें जो है लकड़ी, जो काष्ठ वास्तुकला है, उस वास्तुकला के अनुसार इसको बनाया गया है। तो जैसे इसमें छत चोटीदार होती है, जो काष्ठ वास्तुकला की हम लोग बात करते हैं, जो कश्मीर में काफी पुरानी रही, तो छत चोटीदार होगी, यानी चोटी की तरह, माउंटेन की तरह। और फिर उसका ढाल बाहर की ओर निकला रहेगा। तो ये इसलिए होता था ताकि आप हिमपात का, स्नोफॉल का मुकाबला कर सकें। स्नोफॉल का मुकाबला करने के लिए बेसिकली ये इतना ढलाऊ ये ऐसे बनता था। ठीक है, स्नोफॉल क्योंकि होता ही है वहां पर। तो हाथियों की कतार का बना आधार तल है। और द्वार पर बहुत सारा अलंकरण बना हुआ है इस मंदिर में। तो हमें तो इसका एक ही तरफ से पार्ट दिखता है, जितना गूगल पे मिला मैंने ले लिया। इसी तरह से चंबा में कुछ मंदिर बने, तो बहुत सुंदर सुंदर मंदिर थे। आपके उसमें दिया हुआ है, जो क्लास 11th का की आपकी फाइन आर्ट की बुक है ना, उसमें। तो चंबा में बहुत सारी प्रतिमाएं मिली हैं और मंदिर मिले हैं। तो इसमें गुप्तोत्तर शैली के साथ स्थानीय शैली का संगम दिखता है हम लोगों को। और ये देखो, ये काष्ठ, ये भी लकड़ी पर नक्काशी की गई है। ये देख रहे हो ना, ये पूरा लकड़ी है ये। तो इसको काष्ठ वास्तुकला कहते हैं। तो ये लक्ष्मणा देवी का मंदिर है। इसमें महिषासुर मर्दिनी और नरसिंह की प्रतिमाओं में जो है, मतलब ये गुप्तोत्तर कालीन परंपरा का पूरा प्रभाव इसमें दिखता है। और कुमाऊं में जो मंदिर बने, तो कुमाऊं में जो 2 मंदिर बने, वहां पर 2 मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। एक तो अल्मोड़ा के पास जो जागेश्वर है, और दूसरा पिथौरागढ़ के पास चंपावत मंदिर है। तो ये जो है वास्तुकला की उत्कृष्ट उदाहरण है। हालांकि पहाड़ों में सबसे ज्यादा आपको फिर बौद्ध स्तूप बिहार ज्यादा मिले। ये पूरा का पूरा जो ये आप देखोगे तो आप स्पीति घाटी जो है उसमें बौद्ध स्ट्रक्चर हमें ज्यादा मिलते हैं हिमाचल के।
तो यहाँ पर इसलिए कि बौद्ध जो भिक्षुक थे वो शांति में रहना चाहते थे, तो शांति की तलाश में वो अक्सर पहाड़ों की तरफ ही जाते थे, तो गुफाओं में रहते थे, पहाड़ों की कंदराओं में रहते थे। तो ये चीज आपको दिखेगा। ठीक है, तो 10 दिसंबर से मेरा बैच शुरू हो गया है, आपको पता होगा। 10 दिसंबर से आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा, आपको ये कोर्स मेरा आप दिख रहा होगा। 10 दिसंबर से शुरू हो गया, यानी कल से ये शुरू हो गया है हिस्ट्री का बैच। ज्यादा ना निकले इसलिए आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो फिर पूरा निकल जाएगा, आप लाइव क्लास नहीं ले पाओगे, आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। लाइव क्लास की बात ही अलग होती है, जो डिस्कशन होता है, जो वो आंसर राइटिंग, हालांकि रिकॉर्डिंग उसका अवेलेबल रहेगा पर आप 1-to-1 डिस्कशन हो पाता है। सोशियोलॉजी का बैच इसी महीने शुरू हो जाएगा, मैं जल्दी डेट आप लोगों को बता दूंगी। जीएस बैच चल रहा है हमारा, ये जीएस पेपर 1 के लिए चल रहा है, और इसमें जो 3 स्टेप स्ट्रैटेजी होगी उसमें आप समझ लो कि एनसीईआरटी फर्स्ट एनसीईआरटी रहेगा आपका, और एनसीईआरटी से शुरू करके, ठीक है, मुख्य परीक्षा के लिए हम तैयारी करेंगे। मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज जो भी आपके लिए रिकमेंडेड बुक होती हैं, जिनसे लगभग यूपीएससी का पूरा सिलेबस जिनसे आपका कवर हो जाता है, उन सभी किताबों के जो मेन टर्म्स हैं मैं आपको दे दूंगी ताकि कुछ भी न छूटे आपका। तो चैप्टर वाइज पढ़ते हुए, नोट्स बनाते हुए, चैप्टर वाइज पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, और फिर जब नोट्स बन जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ चलेगा, ताकि आपको प्रीलिम्स निकलने के बाद जब मुख्य परीक्षा आ जाए तो आप अभी उसी हेजिटेशन में रहो कि मुझे आंसर लिखना कैसे है। तो उस हेजिटेशन में आप ना रहें, आपका ये पहले से ही ये फ्री हैंड हो जाए आप, तो उसके लिए मैं आंसर राइटिंग साथ साथ करा रही हूँ। तो हिस्ट्री सोशियोलॉजी जिसको भी पढ़ना है, रिंकू लाइव कोड के साथ आइए, रिंकू लाइव कोड के साथ आइए, आपको पूरा मटेरियल, नोट्स, आंसर राइटिंग सब कुछ मैं आपको गाइड करूंगी। तो ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अपने उसमें आप बिना स्पेस का आप डालना रिंकू सिंह हिस्ट्री, @रिंकू सिंह हिस्ट्री, आप ज्वाइन हो जाओगे। यहीं पर आपको मेरे क्लास का PDF मिलेगा। अभी 3-4 दिन का नहीं डाला है, मैं आज डाल दूंगी। तो रिंकू लाइव मेरा कोड है, कोड याद रखिए। इस कोड के साथ आप आते हैं तो आप पूरी तरह आप ये समझ लो कि आप एकदम ऐसे तैयारी करोगे कि आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है, कुछ भी आपको परेशानी होती है, हर तरह की परेशानी में मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। हर तरह की परेशानी में पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसी मदद जहां पर मेरे से संभव हो सकेगा शायद मैं करूं, लेकिन वो कमिटमेंट नहीं है, लेकिन तैयारी में, ठीक है, तैयारी के लिए मैं बात कर रही हूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।